जैनेट अपने 15वें जन्मदिन पर अपने माता पिता की आवाज सुनकर उठती है, जो उसे प्यार से विश कर रहे हैं। 1 साल बाद सेम कमरा, सेम ओकेशन। उसके माता पिता उसे उसके 16th बर्थडे के लिए उठा रहे हैं, पर इस बार जैनेट पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। 1 और साल बीत जाता है, वही कमरा, वही जन्मदिन, पर इस सुबह वो अपने पापा की आवाज से उठती है और उनकी आवाज में एक अजीब सा गुस्सा है। वो उसे बेड से उठकर तुरंत अपने लॉयर से मिलने का ऑर्डर देते हैं। जैनेट पूरी तरह से डिप्रेस्ड लग रही है, बाल छोटे कटे हुए हैं। जैनेट को लॉयर समझाने की कोशिश करती है कि कोर्ट केस जीतने का अभी भी एक चांस है, बस उसको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। फ्लैशबैक में वापस 1993 में आते हैं। जैनेट अपने दोस्तों विंस और मैलोरी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। तीनों मॉल पहुंचते हैं, जहां विंस और मैलोरी उसके लिए चुपके से गिफ्ट लेने खिसक जाते हैं। अकेली खड़ी जैनेट की नजर अचानक केट पर पड़ती है। केट पूरे टाउन और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है। जैनेट हिम्मत जुटाकर केट के पास जाती है और बताती है कि आज उसका जन्मदिन है। केट बहुत प्यार से उसे विश करती है। जब केट का बॉयफ्रेंड जेमी वहां आ जाता है, उन दोनों का प्यार देखकर जैनेट थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और वहां से निकल जाती है। वहां से तीनों दोस्त एक खाली घर में हाइड एंड सीक खेलने का प्लान बनाते हैं। जैनेट के पापा रियल्टर है, तो वे उनके ऑफिस जाती है। चाबी चुराकर वो तीनों अंदर घुसते हैं और खेल शुरू होता है। विंस और मैलोरी बाथरूम में छिप जाते हैं और जैनेट उन्हें ढूंढते हुए सीधे शीशों वाले एक बेसमेंट में पहुंच जाती है। जैसे ही वो ऊपर आती है, उसका सामना मिस्टर मार्टिन से होता है, जो कि स्कूल के नए असिस्टेंट प्रिंसिपल है। ये घर अब मिस्टर मार्टिन ने खरीद लिया है। घबराकर जैनेट झूठ बोलती है कि उसके पापा अपना बैग यहीं भूल गए थे और मार्टिन को बेसमेंट में ढूंढने भेज देती है ताकि उसके दोस्त वहां से भाग सकें। इस चालाकी के लिए जैनेट खुद पर बहुत प्राउड फील करती है। 1994 में सब बदल चुका है। जैनेट अब जेमी को डेट कर रही है, जो कि पिछले साल केट का बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। केट अचानक गायब हो चुकी है और अब जैनेट केट के फ्रेंड ग्रुप में शामिल हो गई हैं। जेमी का दोस्त उससे पूछता है कि क्या वो वाकई केट को भूल गया है। जेमी कहता है कि उसने उस दिन ही मूव ऑन कर लिया था जब केट वहां से चली गई थी और अब वो जैनेट से सबसे ज्यादा प्यार करता है। अब साल 1995 है। जेमी जैनेट के घर के बाहर अपनी कार में बैठा है, पूरी तरह से बिखरा हुआ। वो उन दोनों की एक फोटो घूर रहा है और उसकी कार में गन भी है। साफ है कि उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। तभी विंस जैनेट को कॉल करके वार्न करता है कि जेमी बाहर है और पूछता है कि क्या वो पुलिस को बुलाए। जैनेट मना कर देती है। वो विंस से पूछती है कि क्या सब कुछ कभी पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा। विंस साफ कहता है कि उसे तो अब ये भी याद नहीं कि जैनेट पहले कैसी हुआ करती थी, तो वो वापस पहले जैसी कैसे बनेगी। कहीं और जैनेट के पापा अपनी पत्नी से अलग होने के बाद बार में एंजेला के साथ बैठे हैं। वो जैनेट को लेकर परेशान हैं। उन्हें लगता है कि वो डिप्रेशन में है और सबने उसे अलग कर दिया है और शायद उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। एंजेला उन्हें समझाती है कि वो बीमार नहीं है, बस एक टीनेजर है जिसे अटेंशन चाहिए। वापस 1994 में जैनेट और जेमी एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर जब विंस वहां उसे हेलो कहने आता है तो जैनेट उसके साथ स्ट्रेंजर जैसा पेश आती है, जिससे पता चलता है कि अब वो दोनों दोस्त नहीं रहे। वापस 1995 में चलते हैं। जैनेट वीडियो टेप्स पर टाउन की लापता हुई हाई स्कूलर की न्यूज कवरेज देख रही है। पुलिस और पूरी कम्युनिटी केट को हर जगह ढूंढ रही है। एक के बाद एक टेप्स चलते हैं जिनमें जेमी अपनी लापता गर्लफ्रेंड के लिए रो रहा है और उसके बाद केट के दोस्त उसके वापस आने की दुआ कर रहे हैं। सेकंड लास्ट टेप में मैलोरी आती है और जैनेट के बारे में बात करती है। वो बताती है कि कैसे वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, पर सिर्फ एक ही दिन में जैनेट पूरी तरह बदलकर एक अजनबी बन गई। वापस 1994 में जैनेट अपने नए दोस्तों के साथ खड़ी है, तभी मैलोरी गुस्से में तमतमाते हुए वहां आती है। वो जैनेट के नए लुक, उसकी नई ड्रेस, उसके नए दोस्तों और उसके बॉयफ्रेंड जेमी का जमकर मजाक उड़ाती है। जैनेट उससे पूछती है कि वो इतनी भड़की हुई क्यों है और याद दिलाती है कि दूरियां दोनों तरफ से बढ़ी थीं, सिर्फ उसने ही किनारा नहीं किया था। वो मैलोरी से कहती है कि वो उससे प्यार करती है और हमेशा उसकी दोस्त रहेगी, पर मैलोरी ताना मारते हुए कहती है कि अब तो जैनेट की आवाज भी बिल्कुल केट जैसी लगने लगी है। ये कहकर वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। वापस 1995 में जैनेट कार में बैठी हुई है और लोग उसके मुंह पर ही उसे भला बुरा कह रहे हैं। गुस्से में वो उन पर शेक फेंकती है और सीधे अपने लॉयर के ऑफिस पहुंचती है। वहां लॉयर उस पर जोर डालती है कि वो थोड़ा कोऑपरेट करे और खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाए ताकि जूरी की सिंपैथी मिल सके। जैनेट पूछती है कि क्या उसका मतलब है कि जूरी का दिल जीतने के लिए उसे थोड़ा और केट जैसा बनना होगा। वो वादा करती है कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगी। शुरुआती 1995 में चलते हैं। जैनेट अपने नए दोस्तों के साथ बैठी है, तभी अचानक खबर आती है कि 1 साल से ज्यादा गायब रहने के बाद केट वापस मिल गई है। हर कोई खुश होता है सिवाय जैनेट के, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है।
वापस जैनेट पर आते हैं, जो अभी भी अपने टेप्स देख रही है। एक टेप में केट अपने अपहरण के बाद पहली बार टीवी पर नजर आती है। वो किडनैपिंग जो मिस्टर मार्टिन ने किया था। केट रिपोर्टर को अपनी कैद के उस दर्दनाक अनुभव के बारे में बताती है और फिर कहती है कि उसके किडनैप होने के कुछ महीनों बाद एक लड़की ने उसे देखा था। उन दोनों की आंखें मिली थीं, लेकिन उसकी मदद करने या किसी को बुलाने के बजाय उस लड़की ने उसे वहीं छोड़ दिया। केट कहती है कि उसने हर एक दिन खुद से पूछा कि आखिर उस लड़की ने ऐसा क्यों किया। जब वो वापस आई और उसे पता चला कि उसी लड़की ने उसकी आइडेंटिटी, उसकी जिंदगी, उसका बॉयफ्रेंड, उसका सब कुछ चुरा लिया था। फिर वो कैमरे की तरफ मुड़ती है और जैनेट को एक मैसेज देती है। वो उससे सभी चीजों की कीमत वसूल करेगी। जैसे ही ये खबर फैलती है कि उसने केट को देखा था और कुछ नहीं किया, वो भागकर जेमी के घर पहुंचती है। लेकिन जेमी उसे देखते ही एक जोरदार मुक्का मारता है और उसे घर से बाहर निकाल फेंकता है। वापस 1993 में जैनेट अपनी माँ के साथ एक डांस स्टूडियो जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात केट और उसकी माँ से होती है। वे बात करने के लिए रुकते हैं और जैनेट की माँ कहती है कि दोनों परिवारों को एक साथ समय बिताना चाहिए। केट की माँ मना कर देती है, लेकिन केट मान जाती है और जैनेट के साथ बहुत प्यार से पेश आती है। वापस 1995 में केट अब घर आ चुकी है। केट बच तो गई है, पर वो पहले जैसी नहीं रही। वो जेमी से पूछती है कि उसने उसकी जगह जैनेट को क्यों दे दी। जेमी सफाई देने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है। वापस 1993 में केट अपनी माँ, जो टाउन की लीडिंग लेडी हैं, और अपने पापा के साथ क्लब की ग्रैंड ओपनिंग के लिए तैयार हो रही है। जब वो घर पर ही होती है तो वो अपने पापा को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है और उसे समझ आ जाता है कि उनका उसके साथ अफेयर चल रहा है। वो अपनी माँ को ये बताने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती। जल्द ही वे एक साथ पार्टी में पहुंचते हैं, जहां केट काफी टेंशन में रहती है। तभी अचानक उसकी नजर अपने पापा पर पड़ती है, जो उसी औरत के साथ खिसक रहे होते हैं। वो अपनी माँ को सब सच बताने का फैसला करती है, लेकिन उसकी माँ उस पर यकीन नहीं करती और दोनों के बीच बहस हो जाती है। केट अकेले ही जाती है। उसे अपने पापा के हंसने की आवाज आती है और वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वहाँ वैसा कुछ नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके पापा पूरे समय फोन पर उसकी माँ के बारे में ही बात कर रहे थे और उनके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज अरेंज कर रहे थे। केट माफी मांगने के लिए भागती है, लेकिन उसकी माँ उससे कह देती है कि वो आज पूरे दिन उससे बात नहीं करना चाहती। जेमी अपने दोस्त के साथ बैठा है, जो उसे जैनेट से मिलने के लिए मना रहा है। उसका कहना है कि जैनेट को कम से कम एक आखिरी बार अपनी बात कहने का हक है। दोस्त के बार बार जोर डालने पर जेमी मान जाता है और वो दोनों मिलने का एक टाइम फिक्स कर लेते हैं। ये केट के रेस्क्यू के बाद का वक्त है, लेकिन उसके टीवी पर जाकर जैनेट पर इल्जाम लगाने से पहले का। जैनेट का भाई डेरेक मेयर की बिल्डिंग में अपने काम पर जाता है, लेकिन वहां सब उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। तभी उसका दोस्त आकर उसे जैनेट के बारे में उड़ रही अफवाहों के बारे में बताता है। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, ये मानने से साफ इनकार करते हुए कि उसकी बहन कभी ऐसा कुछ कर भी सकती है। वापस 1995 में जेमी केट के साथ बैठा उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है और फिर उसके लिए पानी लेने उठता है। तभी उसके दोस्त का एक टेक्स्ट आता है, जिसमें जैनेट से मिलने का टाइम लिखा होता है। केट उस मैसेज में मीटिंग का टाइम और जगह देख लेती है। वापस केट की माँ पर आते हैं, जो क्लब के मेंबर्स के सामने खड़ी हैं। वो मिस्टर मार्टिन का नए रेजिडेंट के तौर पर वेलकम कर रही हैं और अपनी फैमिली की अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बता रही हैं। एक साल बाद सेम इवेंट और सेम सेटिंग में वो पूरी तरह टूटी हुई नजर आती हैं और अपनी बेटी के गायब होने की बात करती हैं। एक और साल बाद उसी मौके पर वो जैनेट और मार्टिन के खिलाफ आग उगल रही हैं। वो उन्हें टाउन की हर बुराई की जड़ बताती हैं और जोर देकर कहती हैं कि उन्हें जेल भेज देना चाहिए, जहां की वो हकदार हैं। वापस केट पर आते हैं, जो अपने रेस्क्यू के बाद घर पर अकेली बैठी है। वो अपना कंप्यूटर खोलती है और एक अजनबी को मैसेज करने लगती है। वो पूछती है कि अगर उनका सीक्रेट बाहर आ गया तो क्या होगा। वो अजनबी पूछता है कि कौन सा सीक्रेट। तब केट मानती है कि उसने सच नहीं बताया था, कम से कम पूरा सच तो बिल्कुल नहीं। वापस 1993 की पार्टी में अपनी माँ की बात से हर्ट होकर केट वहां से निकल जाती है और सड़क पर चलते हुए लगातार शराब पीती रहती है, जब तक कि उसकी माँ का दोस्त उसे ड्राइव करके घर नहीं छोड़ देता और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। केट सो जाती है, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो झटके से उठती है और अपनी माँ को उसी आदमी के साथ अफेयर करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेती है, जो उसे घर छोड़ने आया था। वो शॉक में चली जाती है जब उसे एहसास होता है कि चीटर उसके पापा नहीं बल्कि उसकी माँ है। वो घर से बाहर भागती है और रास्ते में उसकी टक्कर मार्टिन से होती है, जो उसकी मदद करने का ऑफर देता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। वापस केट पर, जो जेमी और जैनेट की मीटिंग का इंतजार कर रही है, वो छुपकर सुनती है कि कैसे जैनेट जेमी को कसम खाकर कह रही है कि उसने कभी केट को नहीं देखा और उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ थी। जैनेट कहती है कि केट पक्का ट्रॉमा में होगी, खासकर ये जानने के बाद कि अब तुम मेरे साथ हो। केट की जगह कोई भी होता तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके दोस्तों और बॉयफ्रेंड ने उसे भुला दिया है।
जेमी को लगता है कि जैनेट सच बोल रही है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। केट पूरी तरह टूट जाती है और वहां से रोते हुए भाग जाती है। वापस उस पल में जब केट जैनेट के खिलाफ पुलिस में ऑफिशियली रिपोर्ट करने का फैसला करती है। वो दावा करती है कि उसने जैनेट को देखा था, पर उसने किसी को नहीं बताया। वो पुलिस को जैनेट का नेकलेस देती है, वही नेकलेस जो बेसमेंट में जैनेट के गले से गिर गया था, ठीक उसी जगह जहां केट को बंदी बनाकर रखा गया था। वापस 1995 में अपने बॉयफ्रेंड को अपनी दुश्मन के साथ देखने के बाद केट घर लौटती है। तभी वो न्यूज में सुनती है कि जैनेट के लॉयर ने केट पर डिफेमेशन का केस ठोक दिया है। क्योंकि केट के दावों का कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, वो बुरी तरह टूट जाती है और गुस्से में चीख पड़ती है। अगले दिन जैनेट ड्राइव करते हुए एक रेड लाइट पर रुकती है और देखती है कि केट ठीक उसके बगल वाली कार में है। वो उसे अनदेखा करने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही केट उसे देखती है वो कार से बाहर निकलती है और सबके सामने जैनेट को गालियां और ताने सुनाने लगती है। जैनेट बस लाइट के बदलने का इंतजार करती है और फिर तेजी से कार भगा ले जाती है। वापस उस वक्त में जब जेमी और जैनेट का रिश्ता नया नया था। जब ये बात डेरेक के सामने आती है तो वो अपने पापा के साथ जेमी के घर जाता है और उसे वार्न करते हैं कि अगर वो जैनेट के आसपास भी दिखा तो वो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। वापस प्रेजेंट में जैनेट घर पहुंचती है और टीवी ऑन करती है। वो देखती है कि लगभग हर चैनल पर उसी के बारे में बात हो रही है और सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसने असली विक्टिम पर ही डिफेमेशन का केस ठोक दिया है। चैनल बदलते हुए वो केट के किडनैप पर बनी एक ड्रामा सीरीज पर रुकती है। उसमें एक सीन चल रहा होता है जहां केट खुद को जैनेट से डिफेंड कर रही है और जोर देकर कह रही है कि असली विक्टिम वही है। जैनेट उस सीन को रट लेती है और उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगती है ताकि ट्रायल के दौरान वो जूरी का दिल जीत सके। वापस 1993 में जैनेट अपने दोस्तों विंस और मैलरी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। वो अभी भी अपने इलीगल टास्क की लिस्ट पूरी कर रहे हैं, जिसमें से एक टास्क है गांजा पीना। मैलोरी कहीं से वीड का जुगाड़ कर लेती है और उन्हें साथ पीने के लिए मनाती है, लेकिन जैनेट साफ मना कर देती है और उन्हें वार्न करती है कि वो उसे फ्लश कर देगी। मैलोरी बुरी तरह भड़क जाती है क्योंकि अगर उसकी माँ को पता चला कि वीड गायब है तो उसकी खैर नहीं। अपनी दोस्ती बचाने के लिए जैनेट मैलोरी को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। फायरवर्क्स के दौरान जब सब बाहर होते हैं, जैनेट चुपके से मार्टिन के घर में घुसती है, उसकी स्कूल ईयरबुक चुराती है और मैलोरी को लाकर दे देती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अभी भी उस लिस्ट को लेकर सीरियस है। केट के इस इल्जाम के बाद कि जैनेट ने उसे मार्टिन के घर में देखा था, पुलिस जैनेट से पूछती है कि केट उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाएगी। जैनेट बहाना बनाती है कि शायद केट इस बात से चिढ़ी हुई है कि वो अब उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है। पुलिस पूछती है कि जेमी ने उसे क्यों मारा। जैनेट के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो उस नेकलेस के बारे में पूछते हैं जो केट ने सबूत के तौर पर दिया था। जैनेट साफ झूठ बोल देती है कि उसका नेकलेस तो बहुत पहले ही खो गया था और ये वो वाला नेकलेस नहीं है। वो अपनी फैमिली के साथ घर लौटती है। रास्ते में उसकी माँ के मन में शक पैदा होने लगता है। उन्हें पक्का यकीन है कि ये वही नेकलेस है जो केट पहनती थी, पर जैनेट के पापा उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर भरोसा करना ही होगा। थोड़ी देर बाद वो सब फायरवर्क्स देखने जाते हैं, जहां जैनेट जेमी को देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो मुंह फेर लेता है। तभी जैनेट की माँ खुद को लोगों की चुभती नजरों से घिरा हुआ पाती हैं, जो केट के इल्जाम के बाद उनकी बेटी को लेकर गॉसिप कर रहे हैं। वापस 1995 में जैनेट अकेली बैठी है, तभी उसका भाई डेरेक आकर उससे कहता है कि भले ही पूरी दुनिया उसे झूठी कहे, पर वो उस पर भरोसा करता है। जैनेट उसे थैंक्स कहती है। डेरेक उसे बताता है कि माँ का कॉल आया था और उसे उनका फोन उठाना चाहिए। उसी रात जिस दिन एनुअल फायरवर्क्स पार्टी होती है, जैनेट घर से निकलती है और एक बार फिर मार्टिन के घर की तरफ चल देती है, वही जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो उन सभी पलों को याद करती है जब थ्रिल की लत लगने के बाद वो छुप छुप कर उस घर में घुसा करती थी। अचानक विंस उसके पीछे आ जाता है। उसने जैनेट को अंदर जाते देख लिया था। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जैनेट कहती है कि उसे लगता है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो उसने किसी बहुत ही बुरी चीज को आजाद कर दिया था और वो यहाँ सब कुछ पहले जैसा ठीक करने आई है। विंस उससे पूछता है कि वो उनके बिना इस घर में कितनी बार आई थी। जैनेट कन्फेस करती है कि वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। अगले दिन विंस पुलिस स्टेशन में बैठा है। पुलिस उससे जैनेट और उसके मार्टिन के घर जाने को लेकर पूछताछ कर रही है। विंस जैनेट को बचाने के लिए झूठ बोल देता है और पुलिस से कहता है कि जहां तक उसे पता है, जैनेट कभी उस घर में वापस नहीं गई। वापस 1993 में केट की स्टेप सिस्टर एशली की एंट्री होती है, जो केट से बहुत चिढ़ती है। उसे लगता है कि केट उसके पापा की बेटी कहलाने के लायक नहीं है। वापस 1995 में केट घर पर अकेली बैठी है, तभी एशली उसका हालचाल लेने आती है। वो उन सालों की दूरी को मिटाने की कोशिश करती है और केट से एक अच्छी बहन बनने का मौका मांगती है, पर केट साफ मना कर देती है, ये कहकर कि अब बहुत देर हो चुकी है।
अब केट जेनेट के डेफेमेशन केस का सामना करने की तैयारी कर रही है। उसका लॉयर उसे कोर्ट में पूछे जाने वाले हर तरह के तीखे सवालों के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि डिफेंस लॉयर उसकी मेंटल हेल्थ, उसके ट्रॉमा और याददाश्त में आई कमी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जो कि किडनैपिंग की वजह से होना लाजिमी है। केट अपने लॉयर को उस पल के बारे में बताती है जब उसने जेनेट को चुपके से घर में घुसते देखा था। वो बताती है कि उनकी आंखें मिली थीं, पर जेनेट वहां से भाग गई और उसने उसकी कोई मदद नहीं की। अगले दिन केट अपनी थेरेपिस्ट के ऑफिस जाती है और वहां अचानक उसकी मुलाकात मैलोरी से होती है। जेनेट से नफरत करने की वजह से दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर जाती हैं। उनकी बॉन्डिंग दिन ब दिन मजबूत होती है और वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। कई महीने बीत जाते हैं और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि केट अपनी ही फैमिली से लड़ रही है ताकि जेनेट पर इस जुर्म को छिपाने और मार्टिन का साथ देने का चार्ज लग सके। फिर एक दिन केट को एक गुमनाम लेटर मिलता है जिसमें उसे झूठी कहा गया है। केट की माँ को शक है कि ये लेटर खुद मैलोरी ने भेजा है। वो मैलोरी को धमकी देती हैं कि अगर उन्हें इसका कोई भी सबूत मिला तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। वापस केट पर, जो अपनी थेरेपिस्ट को अपने किडनैप होने के शुरुआती दिनों के बारे में बता रही है। वो कहती है कि शुरुआत में मार्टिन उन दोनों के बीच सब नॉर्मल करने की कोशिश करता था और खुद उसे खाना देने आता था, पर हर बार वो पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती थी। उसे एक पिंजरे में बंद शेरनी की तरह देखकर मार्टिन उससे डरने लगा था और जैसे ही केट उस पर झपटती वो डर के मारे वहां से भाग जाता था। सेशन के बाद केट घर जाती है और उसी रात पुलिस केट और उसकी माँ को स्टेशन बुलाती है। उन्हें पक्का यकीन है कि पुलिस को जेनेट के खिलाफ कोई पक्का सबूत मिल गया है, जैसे कि उस नेकलेस पर जेनेट के फिंगरप्रिंट्स। लेकिन डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि जेनेट पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उस नेकलेस पर उंगलियों के कोई साफ निशान नहीं मिले हैं। ये सुनकर केट पूरी तरह निराश हो जाती हैं। घर लौटकर केट देखती है कि एशली उसके कंप्यूटर के पास बैठी है। एशली उससे बात करके उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है, लेकिन केट उस पर बुरी तरह भड़क जाती है। वो एशली से कहती है कि उसने उसे सालों तक अकेला छोड़ दिया था और वो तब तक वापस नहीं आई जब तक केट को वो इंसान नहीं मिल गया जिसने फाइनली उसका अकेलापन दूर किया था। केट किडनैप होने से पहले अपनी फैमिली के साथ कैंपिंग पर गई थी। केट की माँ ने मार्टिन को भी इनवाइट किया था ताकि उसे टाउन में अकेला महसूस न हो। आधी रात के सन्नाटे में केट और मार्टिन दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। मार्टिन उसे बताता है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया था, इसीलिए वो केट की फैमिली प्रॉब्लम समझ सकता है। बातें करते करते केट को नींद आने लगती है। प्रेजेंट में कैंपिंग ट्रिप चल रही होती है जहां उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती आने को कहा था ताकि लोगों की सिंपैथी उसे मिलती रहे। लेकिन केट को मैलोरी से पता चलता है कि उसकी माँ ने उसी पर वो लेटर भेजने का इल्जाम लगाया है। केट अपनी माँ और आग के चारों तरफ बैठे बाकी लोगों के ग्रुप के पास बैठ जाती है और वहाँ वो उन्हें एनाबेल नाम की एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाती है। एक अकेली उदास बच्ची जिसने एक दिन जंगल में भटकने का फैसला किया। अकेलेपन ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि उसने उस पहले इंसान पर भरोसा कर लिया जो उसे मिला। और क्योंकि वो सिर्फ एक बच्ची थी और क्योंकि बड़े भी उस इंसान पर भरोसा करते थे, उसे पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। लेकिन उस इंसान ने उसके साथ जो किया, उसके बाद वो अपने आसपास के हर बड़े इंसान को इसका जिम्मेदार मानने लगी जिनके हाथ उसके साथ हुए इस हादसे के खून से सने थे, क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था। फिर केट अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है कि उनमें से हर कोई अपना राज छुपा रहा है और अगर वो राज कभी बाहर आ गए तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसा बिहेव ना करे जैसे वो दूसरों से बेहतर है। उसकी माँ समझ जाती है कि केट का इशारा उसके पापा को धोखा देने वाले राज की तरफ था। वापस एशली पर आते हैं जो अकेली बैठी है। तभी डेरेक उसके पास आता है। पता चलता है कि वो दोनों काफी लंबे वक्त से दोस्त हैं। एशली उससे पूछती है कि क्या उसे वाकई यकीन है कि उसकी बहन ने केट को कभी नहीं देखा, और डेरेक कह देता है कि उसकी बहन इतनी सीरियस बात पर कभी झूठ नहीं बोलेगी। एशली उससे कहती है कि काश वो भी अपनी बहन को वैसे ही जान पाती जैसे डेरेक अपनी बहन को जानता है। वापस केट पर, जो ऑनलाइन उसी अजनबी को मैसेज कर रही है और पूछती है कि क्या वो वहाँ है। कुछ ही देर बाद वो इंसान रिप्लाई करता है और पूछता है कि क्या वो प्राइवेट चैट पर बात करना चाहेगी, और केट मान जाती है। दूसरी तरफ ये राज खुलता है कि वो गुमनाम अजनबी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन एशली है, जो उसे तसल्ली देने के साथ साथ सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। केट मैलोरी के साथ बैठी है और अपनी रिकॉर्डेड थेरेपी सेशंस को सुन रही है। टेप में वो अपने रेस्क्यू से ठीक पहले के पलों के बारे में बात कर रही है, जब मार्टिन उसे बेसमेंट पे लेकर गया था और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो आगे कहती है कि तभी उसने एनाबेल को देखा था, लेकिन थेरेपिस्ट उसे तुरंत रोककर पूछती है कि एनाबेल कौन है। केट कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा है। वापस जेनेट पर चलते हैं। वो अपनी लॉयर के साथ बैठी है जो उससे ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कहती है जो उसकी बात पर भरोसा करते हों, क्योंकि कोर्ट में उसे खुद को एक मिलनसार और सबसे जुड़कर रहने वाली लड़की के तौर पर दिखाना है। वापस 1993 में जेनेट अपनी जिंदगी की पहली डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है।
वो अपने दोस्तों के साथ कार्निवल में जाती है और वहाँ अपने डेट से मिलती है। वापस 1995 में केट कार्निवल में जेमी के साथ है। वो बहुत संभल कर जैनेट का टॉपिक छेड़ती है ताकि ये समझ सके कि जब जेमी केट से प्यार करने का दावा करता है तो फिर उसने गार्डन में जैनेट को किस क्यों किया था। लेकिन जेमी साफ मुकर जाता है कि ऐसा कुछ कभी हुआ भी था और उसे मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करने को कहता है। ठीक उसी वक्त जैनेट वहां आती है। इससे पहले कि सब उससे नफरत करने लगे, वो केट से बात करना चाहती थी। वो अपने भाई के साथ केट को ढूंढती है, लेकिन जैसे ही केट की नजर जैनेट पर पड़ती है वो मैलोरी के साथ वहां से भाग जाती है। जब वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, डेरेक उसे समझाता है कि वो जेमी या केट से बात करने की कोशिश करना बंद करे और खुद को बचाने पर फोकस करे। वापस जेमी पर आते हैं, जो अभी भी केट को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब उसका वहम है क्योंकि वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। केट उससे कहती है कि उसे गैसलाइट करना झूठ बोलने से भी ज्यादा बुरा है और वो उससे ब्रेकअप के लिए कहती है। वापस जैनेट पर, जो एक बार फिर अपने पापा से पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ हैं। वो उसे बताते हैं कि उसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, उनके पैसे, इज्जत, नौकरी और यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी, और फिर भी वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैनेट उन्हें थैंक्स कहती है और उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। थोड़ी ही देर में एंजेला वहां आती है और जैनेट को कुछ देर के लिए रिपोर्टर्स से दूर ले जाने के लिए अपने साथ बाहर चलने को कहती है। केट अभी भी अपनी थेरेपी सेशंस के टेप सुन रही है। टेप में वो उस वक्त की बात करती है जब वो मार्टिन के करीब आई थी। मार्टिन ने कार्निवल में एक गेम बूथ खोला था। वो अकेली घूम रही थी और मार्टिन ने उसे बुलाकर गेम खिलाया था और फिर उसे एक टेडी बियर गिफ्ट किया था। मार्टिन उसका हेयर स्क्रंची भी अपने पास रख लेता है। वापस 1995 में केट जेमी से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जेमी माफी मांगता है और मान लेता है कि वो वाकई उस दिन गार्डन में जैनेट के साथ था। ये सुनकर केट को अपनी याददाश्त पर भरोसा लौट आता है। वो उसे थैंक्स कहती है और वहां से चली जाती है। फिर वो मैलोरी के साथ मार्टिन की कब्र पर जाती है। वो अपने घर पर पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में मारा गया था। वो उसका दिया हुआ टेडी बियर वहीं उसके साथ दफनाने आई थी, लेकिन जैसे ही उसे वो सारे टॉर्चर याद आते हैं जो उसने मार्टिन की वजह से झेले थे, वो गुस्से में पूरी ताकत से उसकी कब्र पर तोड़फोड़ करती है। 1993 में केट मार्टिन का दिया हुआ टेडी बियर लेकर घर जाती है। ठीक उसी वक्त जैनेट बार बार रिहर्सल कर रही है कि ताकि वो केट के साथ साथ हैंग आउट कर सके और दुआ करती है कि एक दिन वो दोनों अच्छी दोस्त बन जाएं। जब जैनेट की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी, वो अपने भाई के साथ सुबह जल्दी उठकर अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी की तैयारी कर रही है। 1 साल बाद सेम मौका है, पर इस बार वो अकेले पार्टी की तैयारी कर रही है। फिर उसके पापा उठते हैं, लेकिन उनके साथ ब्रेकफास्ट करने से मना कर देते हैं। तभी उनकी पत्नी एक बुके लेकर बाहर आती हैं, ये सोचकर कि ये उनके पति ने दिया है, पर उन्हें पता चलता है कि ये एंजेला ने भेजा है। प्रेजेंट में जैनेट के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी का दिन है। उसकी लॉयर आकर उसे एक नई मुसीबत के बारे में बताती है। तानिया, जो कि उसके एक दोस्त की माँ है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ उसके खिलाफ गवाही देने वाली है, लेकिन लॉयर उसे तसल्ली देती है कि वो तानिया को कोर्ट में एक शब्द भी नहीं बोलने देगी। वापस 1993 में मैलोरी और जैनेट उस दुकान पर जाती हैं जहां तानिया काम करती है। उनके पास एक नया खुराफाती प्लान है, उस दुकान से कपड़े चुराने हैं। जब वो कपड़ों से सिक्योरिटी टैग निकाल रही होती हैं, तभी उनकी नजर मार्टिन पर पड़ती है जो एक सूट ट्राई कर रहा है। वो देखती हैं कि तानिया उसके साथ फ्लर्ट कर रही है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछती है। उसी रात जैनेट हमेशा की तरह मार्टिन के घर जाकर कुछ न कुछ नया चुराती है, लेकिन मार्टिन तानिया के साथ जल्दी घर आ जाता है, इसलिए जैनेट तुरंत छुप जाती है। वो देखती है कि तानिया मार्टिन के करीब आ रही है। तानिया उसे अपना एक सीक्रेट बताती है कि उसकी बेटी उस आदमी की नहीं है जो खुद को उसका बाप समझता है। मार्टिन उसे रोकते हुए कहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये सब कुछ नहीं जानना चाहता। वापस 1995 में जैनेट विंस के स्टोर में खड़ी है, तभी वहाँ केट के दोस्त आ जाते हैं। ये वही लोग हैं जो उस साल जैनेट के दोस्त बन गए थे जब उसने केट की पूरी जिंदगी ले ली थी। उनमें से एक तानिया की बेटी है। तानिया बाद में टीवी पर आकर मार्टिन के बारे में बात करते हुए कहती है कि मार्टिन उसके साथ वायलेंट था और उसने उस पर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जैनेट उसे झूठी कहती है। इस पर तानिया की बेटी सबके सामने उसकी बेइज्जती करती है। लगभग इसी वक्त जैनेट की माँ बहुत बेचैन है। उसे लग रहा है कि उसकी बेटी झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसके कमरे की तलाशी लेती है। तभी अचानक उसे एक चाबी मिलती है और उसे शक होता है कि ये मार्टिन के घर की चाबी हो सकती है। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन वो उस पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं और उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वापस 1995 में जैनेट तानिया के पास जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने कोर्ट में केट कुछ भी कहा तो वो उसकी बेटी के सामने उसका सीक्रेट खोल देगी। वापस उस वक्त में चलते हैं जब तानिया मार्टिन के घर पर थी। उसने अचानक अलमारी खोली थी और अंदर जैनेट को देखकर चौंक गई थी। ये समझकर कि जैनेट ने उसकी सारी बातें सुन ली हैं,
वो जैनेट से डील करती है कि अगर वो उसे वहां से चुपचाप निकलने में मदद करेगी तो वो भी किसी को कुछ नहीं बताएगी। प्रेजेंट में तान्या, जो इस बात से बुरी तरह डरी हुई है कि उसका राज बाहर आ जाएगा, इसलिए वो पुलिस के सामने जैनेट के खिलाफ अपनी गवाही वापस लेने का फैसला करती है। वापस जैनेट की मां पर आते हैं, जो अपने पति के काम से लौटने का इंतजार कर रही है। वो उसे बताती है कि वो मार्टिन के घर गई थी और उसने पता लगा लिया है कि ये उसी घर की चाबी है। फिर वो अपना बैग पैक करती है और अपनी बहन के पास जाकर रहने का फैसला करती है, कम से कम तब तक के लिए जब तक कि उसका पति इस सच का सामना नहीं कर लेता कि केट के साथ जो भी हुआ उसमें उनकी बेटी भी शामिल है। उसके जाने के बाद जैनेट के पापा वो चाबी लेकर मार्टिन के घर जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि ये वाकई में उसी घर की चाबी है तो वो पूरी तरह टूट जाते हैं। वापस प्रेजेंट में केट स्ट्रेंजर फ्रेंड के साथ अपनी बातचीत खत्म ही कर रही होती है कि तभी मैलोरी आ जाती है। वो केट को बर्थडे विश करने आई है। वापस 1993 के उसी दिन में चलते हैं। केट अपना जन्मदिन मनाने के लिए तैयार हो रही है और जेमी उसे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर ले जाता है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि वो उसके साथ खुश नहीं है। उसका पूरा ध्यान मार्टिन पर अटका हुआ है। पार्टी में जेमी उसे कॉलेज के बाद शादी करने के लिए एक प्रॉमिस रिंग देता है। केट को अंदर से बिल्कुल खुशी नहीं होती, लेकिन वो मजबूरी में उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वापस 1995 में वो मैलोरी के साथ बैठी अपनी थेरेपी सेशंस को सुन रही है और खुद को दूसरी बार किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करते हुए सुनती है जिसे वो याद नहीं कर पा रही। केट इस बात से हैरान है कि वो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती है। थोड़ी देर में एशली भी उनके साथ आ जाती है और वो तीनों मिलकर एक मूवी देखते हैं। मूवी शुरू होने के बाद केट उसमें पूरी तरह खो जाती है, जब तक कि वो उसमें एक लड़की को भागते हुए नहीं देखती। वो झटके से उठती है और उस लड़की पर चिल्लाने लगती है कि उसे और तेज भागना होगा। उसे खुद के मार्टिन से बचकर भागने की सारी कोशिशें याद आ जाती हैं। वो जल्दी से मूवी बंद करते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वापस 1993 में जेमी केट को घर ले जाता है। क्योंकि वो नशे में है, केट पूरे रास्ते उसे संभालने की कोशिश करती है। वो मार्टिन के घर तक पहुंचते हैं और जेमी उसके ऊपर गिर जाता है। मार्टिन उन्हें घर छोड़ने का फैसला करता है और फिर केट को भी ड्राइव करके ले जाता है। केट उसे बताती है कि वो अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करते करते थक चुकी है, जबकि वो खुद बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मार्टिन उसे एनकरेज करता है कि वो सारी बातें अपनी माँ के सामने रखे और वो लड़ाई चुने जो वो खुद लड़ना चाहती है। केट फैसला करती है कि वो अपने पापा को बता देगी कि उसने अपनी माँ को चीट करते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ साफ मुकर जाती है और अपने पति को यकीन दिला देती है कि ये सच नहीं है और फिर केट के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। उसी पल केट अपने कपड़े पैक करके घर छोड़ने का फैसला करती है। वापस प्रेजेंट में मैलोरी केट के साथ है। तभी उसकी नजर केट के प्रिंटर पर पड़ती है और वो पूछती है कि क्या वो उसे ले जा सकती है। केट उसे ले जाने देती है और मैलोरी उसे चलाने की कोशिश करती है तो देखती है कि अंदर एक पेपर फंसा हुआ है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसे वही लेटर मिलता है जो केट को घर पर मिला था, जिसमें उसे झूठी कहा गया था। केट को समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने ही वो लेटर भेजा था, इसलिए वो भागकर उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या वो उससे इतनी नफरत करती हैं। उसकी माँ कन्फेस करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि केट वापस उसके करीब आ जाए। ठीक उसी वक्त कहीं और जैनेट का भाई डेरेक एशली के साथ है। दोनों एशली के कमरे में हैं। थोड़ी देर बाद एशली वॉशरूम जाती है तो डेरेक उसके कंप्यूटर पर बैठता है। वहाँ एशली और केट के बीच की पूरी बातचीत खुली हुई है, जिसमें केट ने सब कुछ कन्फेस किया हुआ है। वो जल्दी से उसका प्रिंट आउट निकालता है और अपनी बहन जैनेट के पास ले जाता है, जो ये पढ़कर हैरान रह जाती है कि शुरुआत में केट अपनी मर्जी से मार्टिन के घर गई थी। वापस 1993 में केट मार्टिन के घर पहुंचती है और उससे कहती है कि वो उसे वहां छिपा ले, जिसका मतलब है कि केस पूरी तरह से बदल जाता है। वापस 1994 में जैनेट के पापा उसे वो चाबी दिखाते हुए सवाल करते हैं और वो उनसे कहती है कि वो 1 साल पहले अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी और उसके बाद उसने कभी उस घर में कदम नहीं रखा। वापस 1995 में जैनेट वो चैट्स अपनी लॉयर को दिखाने का फैसला करती है। उसकी लॉयर उसे बताती है कि ये सबूत केस की पूरी दिशा बदल देगा, क्योंकि इससे साबित होता है कि केट की कहानी असलियत से बिल्कुल अलग है। कुछ ही देर बाद जैनेट की माँ अपनी बेटी से मिलने आती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बातचीत पुलिस को न दे और वार्निंग देती है कि वो फ्यूचर में इसके लिए पछताएगी। वो जैनेट से कहती है कि वो खुद को उस लड़की की जगह रखकर देखे जो सच में किडनैप हुई थी और एक दूसरी लड़की उसे एक क्रिमिनल की तरह दिखा रही है और उसे उस ट्रॉमा से भी बड़े ट्रॉमा में धकेल रही है जिसमें वो पहले से है। जैनेट गुस्से में अपनी माँ पर भड़क जाती है और उन्हें वहीं छोड़कर चली जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जेमी से होती है, जो उससे मिलने का एक टाइम सेट करने को कहता है क्योंकि उसे जैनेट से बात करनी है। जैनेट बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल जाती है। वापस 1993 में जैनेट और उसके दोस्त स्कूल के टीचर्स के फनी वीडियो ब्रॉडकास्ट करने का फैसला करते हैं। इसके लिए उन्हें चुपके से उस रूम में घुसना होगा जहां से अनाउंसमेंट्स और टीवी चलती है। मैलोरी खुद रूम के अंदर जाती है, जबकि जैनेट हॉलवे में खड़ी होकर पहरा देती है।
तभी अचानक वो देखती है कि केट की माँ मार्टिन के पास जा रही हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उनकी बेटी आज स्कूल आई थी। मार्टिन के चेहरे पर टेंशन आ जाती है, लेकिन वो कहता है कि केट नहीं आई थी और उन्हें तसल्ली देता है कि वो घर जरूर लौट आएगी। जैनेट ये सारी बातें सुन लेती है, इसलिए वो भागकर केट की माँ के पास जाती है और कहती है कि अगर उन्हें कभी भी मदद की जरूरत हो तो वो हमेशा अवेलेबल है। केट की माँ उसे बहुत एटीट्यूड में जवाब देकर वहाँ से चली जाती है। वापस 1995 में जैनेट जेमी के पास बात करने जाती है। जेमी उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो अब उस पर यकीन करता है। वापस 1993 में मार्टिन ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ जाता है और वहाँ मैलोरी को देखता है। मैलोरी उसके सामने अपने प्रैंक के बारे में कन्फेस कर लेती है। तभी अचानक मार्टिन की नजर वीडियो में अपनी खुद की इमेज पर पड़ती है। वो उसे पनिशमेंट देने का फैसला करते हुए जल्दी से वो टेप छीन लेता है। मैलोरी गुस्से में बाहर आती है और उसे अकेला छोड़ने के लिए जैनेट को डांटने लगती है, लेकिन जैनेट भी अपना स्टैंड लेती है। वो हमेशा वही करते हैं जो मैलोरी चाहती है और जैसे ही वो मना करते हैं वो उनसे नाराज हो जाती है, इसीलिए उसे नहीं लगता कि उनके बीच अब कोई दोस्ती बची है। वो मैलोरी से अपनी दोस्ती तोड़ने का फैसला करती है। वापस मार्टिन पर आते हैं, जो अपना वीडियो बार बार देख रहा है ताकि ये कंफर्म कर सके कि उसमें ऐसा कुछ तो नहीं है। फिर वो उसे तोड़ देता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके फेंक देता है। वापस जैनेट और जेमी पर आते हैं, जो एक साथ बैठे हैं। जेमी उसे उस दिन के बारे में बताता है जब वो उससे बात करके माफी मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन वो नशे में था और उसे अपने दोस्त को उसके मैच के लिए ड्राइव करके ले जाना था। रास्ते में उसने कार से कंट्रोल खो दिया और अपने इकलौते दोस्त का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में उसके हाथ में कंपाउंड फ्रैक्चर्स आ गए थे। अचानक जैनेट की नजर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस पर पड़ती है और वो जेमी से उसके बारे में पूछती है। वो उसे बताता है कि उसमें कुछ मामूली सी चीजें हैं जो उसने क्रिसमस ईव पर रिकॉर्ड की थीं और उसने उसे इसलिए रखा था क्योंकि उसे शक था कि वो रिकॉर्डेड कॉल किसी मरे हुए इंसान का था। जैनेट उसे सुनती है और जैसे ही वो फॉर बेटर और फॉर वर्स फ्रेज सुनती है वो अंदर तक हिल जाती है। वो भागकर मैलोरी के घर जाती है और उससे अपना स्नो ग्लोब मांगती है, लेकिन मैलोरी साफ मना कर देती है, ये कहकर कि उसने उसे फेंक दिया है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। फिर मैलोरी अपने कमरे में जाती है और स्नो ग्लोब को देखकर अपने दोस्तों के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करती है। वापस 1993 में केट मार्टिन के घर पर है, जहां उसे अपनी फैमिली से दूर रहकर एक सुकून सा महसूस होता है। अगले दिन मार्टिन उससे पूछता है कि क्या वो उसे स्कूल छोड़ दे, लेकिन केट कहती है कि वो खुद चली जाएगी। फिर वो स्कूल छोड़ने का फैसला कर लेती है, लेकिन स्कूल के बाद मार्टिन वापस आता है और उससे झगड़ता है क्योंकि उसकी माँ पुलिस को बुलाने की सोच रही है। अचानक एक कॉल आती है कि केट की माँ ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी है, यानी वो अब ऑफिशियली मिसिंग है। इसका मतलब है कि अब मार्टिन की भी इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे कि उसने केट को किडनैप किया हो और केट की वजह से उसका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। इसलिए केट फैसला करती है कि वो तब तक मार्टिन के साथ ही रहेगी जब तक कि उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। दिन बीतते जाते हैं और मार्टिन केट के और करीब आने लगता है। वो उसके अकेलेपन और उस पर डिपेंडेंसी का फायदा उठाता है और उसे खुद से बांधे रखता है। महीने गुजर जाते हैं और केट खुश नजर आती है, पर अब उसे इस बात का एहसास होने लगता कि वो बाहर की दुनिया को कितना मिस कर रही है। इस बीच मार्टिन उसे वो सब कुछ देने की कोशिश करता है जिसकी उसे जरूरत है। हर दिन उसके लिए गिफ्ट्स खरीदना, उसकी पसंद का खाना बनाना और उसे हर वक्त बिजी रखने की कोशिश करना। केट को गायब हुए 200 दिन बीत चुके हैं और सब मान चुके हैं कि वो घर से भाग गई है, लेकिन केट को अब घुटन होने लगती है। क्रिसमस के दिन वो मार्टिन के बाहर होने का फायदा उठाकर जेमी को कॉल करती है और उस वक्त टीवी पर किसी की आवाज आ रही होती है, फॉर बेटर और फॉर वर्स। ये बिल्कुल वही फ्रेज है जो जेमी की उस रिकॉर्डर में था। ठीक उसी वक्त मॉल में मार्टिन गिफ्ट्स खरीद रहा है। तभी अचानक जैनेट उसे देख लेती है और समझ जाती है कि वो घर पर नहीं है, इसलिए वो हमेशा की तरह चुपके से उसके घर में घुसती है। केट उसके आने की आवाज सुनती है और जल्दी से छुप जाती है। वो देखती है कि जैनेट स्नो ग्लोब चुरा रही है। जब जैनेट से गलती से आवाज हो जाती है तो वो घबराकर भागती है और इसी हड़बड़ी में उसका नेकलेस टूटकर मार्टिन के घर में ही गिर जाता है। केट उसे उठा लेती है और फैसला करती है कि वो मार्टिन को कुछ नहीं बताएगी। उस रात केट फाइनली मार्टिन से कहती है कि वो जाना चाहती है। वो वादा करती है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन मार्टिन बुरी तरह डरा हुआ है। वो कहता है कि पुलिस को सब पता चल जाएगा और सिर्फ उसकी मदद करने के चक्कर में उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो उससे उसके 18वें जन्मदिन तक इंतजार करने को कहता है ताकि उसके बाद वो जो चाहे कर सके, लेकिन केट अपने फैसले पर अड़ी रहती है और उससे अपने बैग के बारे में पूछती है। मार्टिन बताता है कि बैग बेसमेंट में है। केट नीचे जाती है तो देखती है कि वो पूरी तरह खाली है और तभी उसे एहसास होता है कि मार्टिन ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया है और यहीं से शुरू होती है केट की असली कैद। वापस प्रेजेंट में ट्रायल चल रहा है। जैनेट की लॉयर केट और एशली के बीच की चैट्स कोर्ट में पेश करती है, जिससे साबित होता है कि वो अपनी मर्जी से मार्टिन के घर गई थी।
वो कोर्ट से जैनेट का नाम खराब करने और इस केस की वजह से उसकी जिंदगी नर्क बनाने के लिए $11 मिलियन डैमेजेस की मांग करती है। केट का झूठ सामने आते ही कोर्ट का पूरा माहौल पलट जाता है। हियरिंग के बाद केट जैनेट से मिलने मार्टिन के घर जाती है और वहां दोनों अपना अपना सच बताती हैं, जिस पर उन्हें पूरा यकीन था। जैनेट कहती है कि उसने स्नो ग्लोब चुराया था और उसने केट को कभी नहीं देखा, उसने बस एक आवाज सुनी, वो घबरा गई और वहां से भाग गई। केट उसे बताती है कि जब वो घर से निकली तो उसने खिड़की से उसे अपनी साइकिल पर जाते हुए देखा था। भले ही अंधेरा था, पर उसे पक्का यकीन है कि वो जैनेट ही थी, क्योंकि उसके पास वो स्नो ग्लोब और वो साइकिल थी जिसमें एक प्लेइंग कार्ड और पुलिस सायरन जैसा अलार्म लगा था। जैनेट केट को बताती है कि वो उसकी नहीं, मैलोरी की साइकिल थी। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। असल में उस रात मैलोरी जैनेट का पीछा करती है। इससे पहले कि मैलोरी उसके पीछे अंदर जाती, उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की की तरफ देखती है और वहां केट को देखती है। मैलोरी जैनेट के घर जाती है और उसे मार्टिन के घर जाने के लिए डांटती है। जैनेट उसे स्नो ग्लोब थमाती है और कहती है कि वो अब कभी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्रेजेंट में केट जैनेट से उन सभी चीजों के लिए माफी मांगती है जिससे वो गुजरी है और कहती है कि वो सेटलमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन जैनेट मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ सच बाहर लाना चाहती है। वो केट से पूछती है कि उसके और मार्टिन के बीच घर में क्या हुआ था। केट बताती है कि वो दोनों एक दूसरे की केयर करते थे जब तक कि मार्टिन ने उसे बेसमेंट में लॉक नहीं कर दिया। उसके बाद की बातें वो भूल गई हैं। वो जैनेट से अपने साथ बेसमेंट में चलने को कहती है क्योंकि उसकी थेरेपिस्ट ने कहा था कि शायद वहां जाने से उसे कुछ याद आ जाए। वापस उस पल में मार्टिन एक लकड़ी का बॉक्स लेकर बेसमेंट में आता है और कहता है कि अब सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। उस बॉक्स में एक गन होती है जिसे वो एनाबेल बुलाता है। ये वही गन है जिससे उसके पापा ने सुसाइड किया था। वो गन खुद पर तानता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता और गन जमीन पर गिरा देता है। केट गन उठाती है और उस पर गोली चला देती है। वापस प्रेजेंट में केट को सब कुछ याद आ जाता है। वो ये सोचकर पूरी तरह टूट जाती है कि मार्टिन को उसी ने मारा था। जैनेट कहती है कि वो ये बात किसी को न बताए क्योंकि लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ फाइल किए गए केस वापस ले लेती हैं। केट जैनेट का नाम क्लियर करने के लिए मीडिया को सारा सच बता देती है। फिर वो मैलोरी को कन्फ्रंट करने जाती है। मैलोरी उसे बताती है कि जब उसने उसे देखा था तो उसे पक्का नहीं पता था कि वो केट ही है। उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा था, ना कि बेसमेंट में बंद किसी बंदी को। जब तक केट खुश है उसे जो करना है करने दो सोचकर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो उससे माफी मांगती है और केट मैलोरी को माफ कर देती है। आखिरकार जैनेट अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आती है। वो उसी टीवी प्रोग्राम में जाती है जहां केट ने उसका नाम लिया था। वो उसे माफ करती हैं और कोई भी कॉम्पेंसेशन लेने से मना कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड जेमी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है।